अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबको खुश आमदीद जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। आज का आपको टॉपिक तो पता ही है कि हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा प्रूफ ऑफ फंड्स और किसको आप जो है स्पॉन्सर बना सकते हैं, किस तरह से आप जो है ना अपनी चीज़ों को मतलब फाइनेंशियल आपने जब वीज़ा लेना है तो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। इसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रीज को भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली आपने मतलब क्यों शो करना ज़रूरी है फाइनेंशियल फंड्स को और इसकी क्या रीज़न क्या है, इसके ऊपर भी बात होगी। उसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस भी लेंगे और अगर किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उसको जो है ना मतलब उसने जेन में रखा हुआ है, उसको पूछना है तो वो लिख ले, राइट डाउन कर ले, मैसेज में भी कर सकता है, चैट ओपन है उसके अंदर भी अपना जो है भेज सकता है, तो पूछ भी सकता है। इंशाल्लाह आखिरी आधा पौना घंटा जो है ना हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना बोले। सो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि वाई बैंक स्टेटमेंट्स इज नीडेड। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली जरूरत ही क्यों है, क्यों आपने लगानी है, ऐसी क्या जरूरत है। देखिए, जब भी आप किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करें, चाहे वो विजिट हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, इसके अलावा चाहे इमिग्रेशन भी हो, तो तब जो है वो जो होस्ट कंट्री होता है यानी जिसके अंदर आपने जाना है, वो बेसिकली कोशिश करता है कि आपके पास स्टार्ट में अपने फाइनेंशियल मीन्स होने चाहिए, मतलब आपके पास इतने फंड जरूर होने चाहिए कि जब आप वहां पर आए, जब आप वहां पर पहुंचे तो आप जो है अपना खुद से स्पॉन्सर कर सकें। आपके पास इतनी इनफ मनी होनी चाहिए कि आप आकर फौरन ही उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं, फौरन ही उनके ऊपर आपको बर्डन नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आपने स्टार्ट में बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप जब आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई भी कंट्री इंश्योर करता है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप अपने स्टडी या विजिट के दौरान वहां पर एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। इसके अलावा आपने वीजा ऑफिसर को भी शो करना होता है कि आप वहां पर जाकर ट्यूशन फीस, रेंट, फूड और अदर एक्सपेंसेस जो भी आपको ड्यूरिंग वहां पर स्टडी जरूरत होंगे, वो आप जो है इनफ आपके फंड्स के अंदर हैं। इसके अलावा आपने रूल्स भी होते हैं, कुछ उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए होते हैं कि आपको खुद से जो है फंड्स को शो करना होता है कि फंड्स आपके पास इनफ अवेलेबल हैं। तो ये चीजें आपको इसलिए फाइनेंशियल बेसिकली फाइनेंशियल जो है आपका स्टेटस मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि आप अपना फाइनेंशियल जो है स्टेटस शो करें। अब आते हैं कि नेक्स्ट हमें मतलब व्हाट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वीजा। जब आपने वीजा फाइल करना है तो बेसिकली आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। सबसे पहला आ जाता है कि बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट भी हो सकती है, आपकी स्पॉन्सर स्टेटमेंट भी हो सकती है, मतलब आप अपने ब्लड रिलेटिव या किसी और की भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो स्टेटमेंट जो भी होगी उसके अंदर इनफ फंड्स होना चाहिए और ये मेंटेन होना चाहिए तकरीबन 3 to 6 मंथ। कुछ कंट्रीज हैं ऐसे हैं जैसे यूके है, वहां पर 28 डेज भी एक्सेप्टेबल हैं। तो लेकिन मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज मोस्टली कंट्रीज है वहां पर आपको 3 से लेकर 6 माह तक के फंड्स जो है वो शो करने पड़ते हैं। ये आपके जो फंड्स हैं ये आप अपने डिफरेंट तरह के अकाउंट्स में शो कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके अलावा आपका लोन है या कोई आपका स्कॉलरशिप है या आपका जो है इस तरह की डिफरेंट करंट अकाउंट भी इसमें अंदर एक्सेप्ट होता है, ये आप उसके अंदर भी शो कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है जी स्पॉन्सर। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी आपको डिटेल देनी चाहिए, लाइक पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके लिए ये वाले फंड्स अरेंज कर रहे हैं या आप खुद से ये सारी अर्निंग करके जो है आप कर रहे हैं या आपने कोई जॉब की है या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर आपकी खुद की अर्निंग है तो आपने उसकी भी डिटेल बतानी है कि आप इधर ये ले रहे हैं अपने खुद के फंड से ले रहे हैं या आपने किसी ने आपको ये दिए, जिसमें आपके डिफरेंट रिलेटिव्स आ जाते हैं, पेरेंट्स वगैरह आ सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग रिकॉर्डिंग की जो है ना मांग रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ये सारा हमारा जो होगा ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं जाकर, कल तक आ जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। यूट्यूब के अंदर पूरी इसकी एडिटिंग होके आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज किस तरह से डिफरेंट उनके रूल्स हैं, वो किस तरह की स्टेटमेंट मांगते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, F1 वीजा होता है जो कि स्टूडेंट वीजा होता है। इसके अंदर आपने फर्स्ट जब आपने एडमिशन लेना है तब भी आपको अपने फंड्स जो है वो शो करने पड़ते हैं, और इसके अलावा आपको जब I-20 लेना होता है उसके लिए भी आपको जरूरत होती है, उसके बाद आपको वीजा के लिए भी जरूरत होती है। आपने साथ में आपने जब जाना है अपना इंटरव्यू के लिए तब भी आपको इसके अंदर फंड्स की जरूरत होती है। यूनाइटेड किंगडम स्टूडेंट वीजा Tier 4 है, इसके अंदर भी आपने 28 डेज के फंड शो करने हैं।
और इसके अंदर भी आपको फीस जो है वो जरूरत होती है। कनाडा का जो स्टडी परमिट है, अगर आप नॉन एसडीएस अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपको 3 से 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी। अगर आप एसडीएस अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 20,200 कैनेडियन डॉलर का जीआईसी सर्टिफिकेट देना है, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट को कवर करता है, यानी आपके बेसिकली लिविंग एक्सपेंसेस के उसके अंदर से मीट होते हैं, और आपने अपनी 1 ईयर की ट्यूशन फीस उसके अंदर पे कर दी है। ये एसडीएस की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑस्ट्रिया के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं, यानी यूरोप की तरफ आ जाए, तो जो स्टूडेंट्स 24 ईयर से कम एज के होते हैं उन्होंने 8,076 यानी 8,076 यूरो, जो कि इक्वलेंट है 672 यूरो पर मंथ के हिसाब से ये आपने कैलकुलेट करनी है। ये 1 साल के फंड्स आपने शो कर दें। अगर आपकी एज स्टूडेंट जो है मोर देन 24 ईयर है, और देन आपको 14,616 यूरो, जो कि पर मंथ बनते हैं 1217.96 यूरो। ये आपने इसको मल्टीप्लाई करके अगर 12 से करेंगे तो ये 14,616 यूरो आते हैं, जो कि आपने 1 साल के लिए शो करना है, और इसके इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपीज में आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। अच्छा जी, ऑस्ट्रिया के अंदर आपको 6 माह की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट देनी है, जो कि 6 मंथ की कम से कम मेच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इटली का स्टूडेंट वीजा। अगर आप अप्लाई करते हैं, इसको वीजा डी कहते हैं। फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस आपको उसके लिए देने होते हैं, उसके आपने फंड शो करने होते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए बनते हैं। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए के अंदर आपकी होनी चाहिए। मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम आपकी अगर 30 लाख तक है तो वेल एंड गुड है। अच्छा जी, और ये भी आपने 3 से 6 माह के अंदर ये वाले फंड्स आपके होने चाहिए। चेक रिपब्लिक स्टूडेंट वीजा जब आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस जो कि 20 से 25 लाख हैं, और इसका भी आपको 3 से 6 मंथ आपकी मेच्योरिटी होनी चाहिए, यानी 3 से 6 मंथ आपके अकाउंट के अंदर ये वाले फंड्स होने चाहिए। फ्रांस अगर आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बनते हैं तकरीबन 7,380 यूरो, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 22 लाख रुपए के करीब अमाउंट बनती है। तो ये आपने फंड जो है वो शो करने हैं, और ये भी आपको 3 से 6 मंथ्स की मेच्योरिटी इसमें चाहिए, यानी 3 से 6 मंथ्स ये वाले फंड्स आपके पड़े होने चाहिए। अच्छा जी, आपने अब क्या करना है, रेड फ्लैग्स टू अवॉइड वाइल मेकिंग बैंक स्टेटमेंट। क्या काम नहीं करना, मतलब आपने जो चीजें नहीं करनी, आपने लार्ज और सडन डिपॉजिट जो है ना ये नहीं करना। जब आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो आपने ये नहीं करना कि आपने एक दिन मतलब आपको लेट्स सपोज 3 माह की है तो 3 माह आपने अकाउंट को खाली रखना है और आखिरी मंथ में जाके सारे पैसे डिपॉजिट करवा लेने और बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करवा लेनी है। ये काम आपने नहीं करना, मतलब आपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके डिपॉजिट करवाना है और एंड पे जाके आपकी पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा इनकंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इन आउट ना हो रहा हो। अगर आपने ये शो किया कि जी आपने ये पैसे अपनी स्टडीज के लिए रखे हैं तो बेसिकली वो स्टडीज के लिए ही शो होने चाहिए, मतलब उसको पता चलना चाहिए कि ये आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपको इसके अलावा इसका कोई यूजेज नहीं है, आप जस्ट आप स्टडीज के लिए आपने इसको रखे हुए हैं फंड्स। इसके अलावा आउटडेटेड स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टेटमेंट जब आप लगा रहे हो तो उसके अंदर वो उन्हीं डेट्स की होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर 6 मंथ की है तो 6 मंथ जो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पीछे जो भी 6 मंथ बनते हैं वो आप उसकी लगा लें, या पीछे जो भी 3 मंथ बनते हैं उनकी आप निकाल के वो लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुरानी स्टेटमेंट्स आपने लगानी है, जो आपका करंट डेट है विद इन वीक के अंदर अंदर जो आपने निकलवाई उसको आप यूज करें, वो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा जी, आते हैं कि स्पॉन्सर फॉर वीजा एप्लीकेशन। जब आप वीजा एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो किसकी स्पॉन्सर स्टेटमेंट आपने लगानी है। देखिए, आपका जो स्पॉन्सर होता है वो कौन कौन हो सकता है। स्पॉन्सर आपका ब्लड रिलेटिव होता है, या अदर वर्ड्स में मैं बात करूं तो एफआरसी के अंदर जो लोग आपके आते हैं, अगर आपके मतलब पेरेंट्स वाली साइड से हैं तो एफआरसी में आपकी मदर है, फादर है, आपके बहन भाई हैं आते हैं। अगर आप शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर जो एफआरसी बनेगा उसके अंदर आपके मदर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स वाली साइड से हैं, प्लस आपकी अगर फैमिली है तो उसके अंदर आपके बच्चे या मतलब बच्चे तो नहीं है लेकिन आपकी वाइफ और आप हस्बैंड एक दूसरे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसको ये वाला फॉर्मूला अगर आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एफआरसी में कौन कौन लोग आते हैं। आप एज ए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, अभी आप मैरिड नहीं है, तो देन आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं कि अगर इसके अलावा कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, मतलब आपके अंकल हैं, मामू हैं, चाचू हैं, या कोई और आपके रिलेटिव है, या कोई मतलब
फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ये इस तरह के भी होते हैं कई सारे सिनेरियो जिनके अंदर जो है अच्छा जी, ये इस तरह के अगर आपके स्पॉन्सर हो तो उनको किस तरह से आपने हैंडल करना है? देखिए उनका सबसे तरीका ये है कि आप उनसे पैसे ले लें और अपना अकाउंट खुलवाएं, उसके अंदर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें। प्लस आपने अगर ये शो करना है कि जी ये पैसे आपने कहाँ से लिए, तो आप उनसे लेटर ले सकते हैं कि जी ये मेरी जो है ना फलाने अंकल ने दे दिया, मामू ने दिया, चाचू ने दिया, लेकिन वो बेसिकली आपको आपके अकाउंट के अंदर देंगे तो देन आपको वो स्पॉन्सर वो स्टेटमेंट वाला सिलसिला चलेगा। अगर वो आपके अपने अकाउंट में नहीं देंगे तो फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। उनकी स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल जो है वो स्टेटमेंट नहीं होगी। इसके अलावा आपके रिलेटिव्स या आपके और वो करते हैं उसका मैंने आपको बता दिया। अगर आपका एम्प्लॉयर कर रहा है या रिलेटिव कर रहा है तो वो आपने आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर ये स्टेटमेंट जो है वो शो करेगा। आपने जब स्पॉन्सर का लेटर बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने जो है डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉन्सर देना है, ठीक है। आपसे जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसने डिक्लेयर करना है बेसिकली कि आपका वो स्पॉन्सर कर रहा है, बेसिकली सबसे पहले वो ये करेगा। इसके अलावा आपके साथ जो उसका रिलेशन है उसको बताएगा। अमाउंट जो है वो उसके बारे में बात करेगा कि ये अमाउंट कितनी आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है, और साथ साथ अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताएगा कि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका क्या है। और इसके अलावा इसके बाद ये जो होगा ये सारा स्टैम्प पेपर पे वो इसको नोटराइज करवाएगा और स्पॉन्सर सिग्नेचर करेगा और ये वाला लेटर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आपका जो है विच बैंक स्टेटमेंट, बैंक्स आर फॉर स्टेटमेंट्स, आपने कौन से बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अब आ जाते हैं जी जिन बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिसमें फिंसा बैंक है, सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक है, खुशहाली बैंक है। इसके अलावा कुछ हमारे इजी पैसा, जैज कैश और मोबिलिंग बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ये भी आजकल बैंकिंग ही की तरह ट्रीट हो रहे हैं और इनका भी अकाउंट खुल जाता है और इनके अंदर भी लोगों के लाखों करोड़ों रुपया पड़ा होता है, लेकिन इनको आप एज ए बैंक स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि इन बैंक्स की अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो इस एक्सेप्ट नहीं हो जाएगी। ये मैंने आपको लिख के मेट्रोपॉलिटन बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक्स, पियोनियर स्टेटमेंट, इस तरह की आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं होगी। अब आ जाते हैं कि किन बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी यूज हो सकती है या आप लगा सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको लोगोज भी शो हो रहे हैं। एचबीएल है, यूबीएल है, बैंक अल हबीब है, मिजान है, फैसल बैंक है, बैंक अल फलाह, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ पंजाब। इसके अलावा अस्करी बैंक, अलाइड बैंक, सुनहरी बैंक, जीएस बैंक और काफी सारे, ये सारी स्लाइड जो है ना आप चेक करें कि देखें सारे आपको बैंक्स नजर आ जाएंगे। तो ये वाले बैंक्स जो हैं, अगर इनके अलावा भी कोई और बैंक्स हैं, जैसे कि किसी भाई ने पूछा था कि खैबर बैंक की क्या एक्सेप्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि खैबर बैंक भी ऐसे ही है जैसा बैंक ऑफ पंजाब है। पंजाब का बैंक है वो इस तरह से बैंक ऑफ सिंध भी है, उसकी भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जो भी टॉप लेवल के कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी इसकी फर्दर वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप जो जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसकी उसके अंदर मोस्टली जो है उनकी एम्बेसीज की साइट के ऊपर या उनके पोर्टल के अंदर लिस्ट दी होती है कि किन किन बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। तो वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, या अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम भी देन आपको एक्सप्लिसिटली बता देंगे कि भाई आप अगर इस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो वो आप सेपरेटली जो है डिस्कस करके हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अब WSL कंसल्टेंट। ऑलरेडी कई दफा बात हो चुकी है कि हम 2012 से एक्टिव हैं। यूएई में भी ऑफिस है, मलेशिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है ना हम कर चुके हैं उनका वीज़ा का, उनका वैसे प्रोसेस, यूनिवर्सिटी प्रोसेस। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, मतलब इन सारे प्रोसेस को समझने के, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा, इसके अलावा जो है आपका वीज़ा कैसे फाइल होगा, बैंक स्टेटमेंट कैसे रेडी होंगी, सोर्स ऑफ इनकम आपने कैसे बनाना है। अगर कोई हटके रूटीन है, मतलब आपने कोई ऐसा केस आ जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम और उसकी नहीं है, तो उसके लिए भी सजेशंस होती हैं कि आपने किस तरह से मैनेज करना है ताकि आपकी ऑब्जेक्शन इस बेस पर ना आए कि आपको आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो प्रॉपर नहीं थे। अच्छा जी, मजीद जो हमारी सर्विसेज है उसके अंदर आप देख लें स्टूडेंट प्रोफाइलिंग। स्टूडेंट को मतलब उसकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हम जो है गाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम की सिलेक्शन है वो उसको बताते हैं कि आप ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये प्रोग्राम्स हैं। एडवांस में जब हम मतलब केस किसी का ले रहे होते हैं तो तभी हम उसको यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम की सिलेक्शन जो है गाइड कर देते हैं। मोस्टली जो इस वक्त मार्केट में कंसल्टेंट है वो इसको इस तरह से नहीं लेके चलते। वो क्या कहते हैं कि जी हम आपको एडमिशन मंगवा देंगे, किस में ये नहीं पता, कोर्स कौन सा कोई नहीं पता,
अच्छा जी दे दें, हम पे ट्रस्ट कर लें या इस तरह कर लें, और आपको जो है अगर आपका नहीं आएगा, एडमिशन नहीं आएगा, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह का जो है ना ट्रस्ट बनाकर वो ले रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को क्या उसकी जो होगा एडमिशन आता है, क्या उसका रेलेवेंट बिल भी है या नहीं है, या कल को उसका वीजा भी उसके ऊपर फाइल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, या वो यूनिवर्सिटी उसमें जाके पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को खुद नहीं पता होता। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी स्टूडेंट से केस लें उस वक्त उसके पहले उसकी यूनिवर्सिटीज फाइनल करवाएं, फिर उससे जो है कोर्सेज फाइनल करवाएं और उसके बाद आगे प्रोसेस को बढ़ाएं। अगर फर्स्ट स्टेज पे हमारे काउंसलर के ऊपर भी अगर आप डिसाइड नहीं करते, तो अगर नेक्स्ट स्टेज में जैसे हम आपसे प्रोसेसिंग में आपकी स्टार्ट करते हैं, तो देन जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आगे प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट नहीं होता। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं उनके ऊपर भी आपको पूरी तरह से हम गाइड करते हैं। वीजा जब आपका फाइल होता है, वीजा जब बेसिकली एक्सेप्टेंस तो आ गया, अब वीजा जो फाइल होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना आपकी टेक्निकल चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर आपने थोड़े से इग्नोर किए तो एम्बेसी आपको जो है ना रिफ्यूज कर देगी। तो उसके अंदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है, प्लस आपकी बाकी जो चीजें हैं उनको देखना होता है, और देन आपका वीजा फाइल होता है। अकोमोडेशन वगैरह, इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। और एप्लीकेशन अगर आपकी कोई और जगह पे आती है उसको देखते हैं हम। इसके अलावा ट्रैवल और अकोमोडेशन वगैरह, इन सारी चीजों को भी हम प्रॉपरली देख कर चलते हैं आपके साथ। तो ये हमारी सर्विसेज हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। अगर आप लोग भी किसी तरह की सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो, आपका लेट्स सपोज एक्सेप्टेंस आ चुकी हुई है और अब आप वीजा फाइल करना चाहते हैं, या उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, या आपको समझ नहीं आ रही कि प्रोसेस कैसे कैसे होगा, तो उसके लिए भी आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। या अगर आपने टोटल स्टार्ट से करना है तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।